नमस्कार साथियों, अपनी भारतीय संविधान की क्लास का ये अगला वीडियो है। पिछले वाले वीडियो में हमने भारतीय संविधान कहाँ से हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात की, फिर रेगुलेटिंग एक्ट की बात की, फिर से एक्ट की बात की, उसके बाद में हमने चार्टर एक्ट की बात की थी। एक 1793 का चार्टर एक्ट आया था, फिर 1813 का आया, फिर 1833 का आया, 1853 का आया। उसके बाद में अपन ने देखा था कि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश संसद या वहाँ की महारानी के हाथ में चला जाता है और वहाँ से एक अधिनियम आता है जिसे बोला जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसमें कुछ घोषणाएं हुई, कुछ पदों के नाम बदले गए, कुछ नए पद बनाए गए थे। भारत सचिव का पद बनाया गया, गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके उसके स्थान पर या बदल के कह सकते हैं वायसराय का पद बनाया गया। उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया जिसमें बजट पेश किया गया, रेल मार्ग छावनियों को रेल मार्ग से जोड़ा गया था, ऐसे कुछ काम हुए थे, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद की स्थापना इसी में हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के बाद में 1892 का अधिनियम आता है और उसके बाद में पहली बार भारतीय संविधान की मांग करने की अपनी चर्चा की थी। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था। उसके समय में बंगाल विभाजन होता है और बंगाल विभाजन के साथ में एक और काम होता है और वो काम होता है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है और किसके नेतृत्व में होती है? सर आगा खां के नेतृत्व में होती है। अब देखो, बंगाल विभाजन के कारण भारत में जो आक्रोश पैदा हुआ, यानी कि भारत में अब तक तो फूट डालो राज करो की नीति चल रही थी, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, पहली बार भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटना प्रारंभ कर दिया। यानी बंगाल का विभाजन किया गया, मुसलमानों के अलग के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। तो इसका आक्रोश भारतीय के लोगों में था, तो इसकी वजह से लॉर्ड कर्जन को भारत से वापस जाना पड़ा और उसके स्थान पर एक नया आया वायसराय जिसका नाम था मिंटो। अब यहाँ से कुछ गलतियां हुई थी लॉर्ड कर्जन से, उसको सुधारने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब देखिए साथियों, इस वाली क्लास में हम बात करेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या है। इस समय देखिए मार्ले था भारत सचिव, क्या था? भारत सचिव। ये वही भारत सचिव है जो ब्रिटिश संसद का सदस्य होगा। और बात करते हैं किसकी? मिंटो की। मिंटो था यहाँ पे भारत का वायसराय, ठीक है साथियों। इसके काल में ये हुआ था। अब इस अधिनियम के साथ में क्या हुआ, कुछ घोषणाएं की गई, भारतीयों को भी इसमें शासन में शामिल किया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ तक की पहली बात ये केंद्रीय विधान परिषद के अंदर किसकी बात कर रहे हैं अपन? केंद्रीय विधान परिषद की बात कर रहे हैं। केंद्रीय विधान परिषद के अंदर देखो सदस्य की संख्या इसमें क्या कर दी गई और जोड़ दी गई। सदस्यों की संख्या यहाँ पे क्या कर दी गई और जोड़ दी गई। अब देखिए यहाँ पे सदस्य की संख्या कर दी गई 69, यानी कि 69 सदस्यों को यहाँ पे क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और इस 69 यानी 69 सदस्यों को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांटा गया, तो एक को 37 के अंदर बांटा गया और एक बांटा गया 32 लोगों के अंदर। जो 37 थे ये थे सरकारी लोग थे या सदस्य कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। और जो ये 32 थे ये थे गैर सरकारी, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं इनको, भारतीय। ये कौन थे? भारतीय थे। देखिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या हुआ था, ये भारत का वायसराय था यहाँ पे, और क्या था, सचिव थे। और उनकी क्या किया, यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद के अंदर सदस्यों को और बढ़ा दिया गया। वो कितने सदस्य कर दिए गए? 69 कर दिए गए। इनको दो भागों में बांटा गया, एक को 37 में। जो 37 होंगे वो सरकारी कर्मचारी होंगे, यानी कि वो अंग्रेज होंगे। अपने एक तरह से इनको क्या कह सकते हैं, अंग्रेज कह सकते हैं, ठीक है ना। ये 37 लोग तो इस विधान के केंद्रीय विधान परिषद में कौन होंगे? अंग्रेज होंगे, ये कह सकते हैं। दूसरी टीम क्या है? 32 है ना, ये 32 है ना, तो ये गैर सरकारी होंगे, यानी कौन होंगे? ये भारतीय होंगे। और इनको भी साथ में दो भागों में बांटा गया, इनको भी दो भागों में बांट दिया गया, 27 और 5 के अंदर बांट दिया गया। ये जो 27 है ये तो होंगे निर्वाचित, ये क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। और ये होंगे
मनोनीत। ये सदस्य कौन होंगे? मनोनीत। और मनोनीत किनके द्वारा होंगे? अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा ही होंगे, ठीक है ना। तो पहला नियम जो अपना आया बन के आया था, पहली बात करते हैं तो क्या आया? केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों को क्या किया गया? बदला गया या बढ़ाया गया। तो बढ़ाने के बाद में कितने बढ़ाए गए? 69 बढ़ाए गए। इनको दो भागों में बांटा गया। 37 थे, वो 37 तो से सरकारी थे यानी अंग्रेज की बात कह सकते हैं, और 32 थे वो गैर सरकारी यानी कौन थे? भारतीय थे। इनको भी दो भागों में बांट दिया गया साथियों। यहाँ पे 27 को तो निर्वाचित यानी वो चुनाव जीत कर आएंगे, और 5 इनमें से क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे। ये नियम आया था, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात अपन करते हैं। हाँ देखिए साथियों, अब आगे इसके अंदर क्या हुआ? माननीय बिंदु सुधार अधिनियम में अब आपको पता है कि 1861 के भारत परिषद में क्या किया? भारत में पहली बार बजट पेश किया गया। तो बजट पेश तो कर रहे थे, लेकिन इसमें भारतीयों का कोई रोल नहीं था, उनको अधिकार नहीं थे। फिर 1861 के बाद में 1892 में आया तो भारतीयों को अधिकार दिया गया कि आप बजट पर बात कर सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको जो बात पूछनी है वो पहले से ही क्या करना पड़ेगा? आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन देखिए माननीय बिंदु सुधार अधिनियम में क्या किया? बजट में जो कमियां थी उसको दूर कर दिया गया, यानी कि भारतीयों से उसी समय यानी संसद विधान परिषद में बैठ रहे हैं तो उसी समय वाद विवाद करने का क्या दिया गया? इनको अधिकार दिया गया। तो अपन एक तरह से क्या कह सकते हैं? बजट की खामियां को दूर किया गया। क्या किया गया? दूर किया गया। पहला काम ये हो गया कि पहले क्या हो रहा था भाई कि भारतीयों को बजट पर बहस करने की कोई बात ही नहीं कर रहे थे, उनको अधिकार ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया? भारतीयों को बजट पर बहस करने की, अपनी बात रखने का क्या कर दिया गया? अधिकार दिया गया। दूसरा यहाँ पे काम किया गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया। अब देखिए इसको समझिए, यानी कि 1909 के माननीय बिंदु सुधार अधिनियम में क्या कर दिया कि मुसलमानों को एक रिजर्वेशन दे दिया गया कि यहाँ पे केवल अगर निर्वाचन क्षेत्र है इसमें केवल अदर कास्ट यानी कि अदर धर्म के कोई यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और यहाँ से कोई सदस्य चुनकर आएगा तो वो कौन आएगा? जैसे मुस्लिम ही आएगा। तो इस वाले एक्ट में क्या किया गया? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की यहाँ पे क्या की गई? व्यवस्था की गई थी, ठीक है ना साथियों। देखिए माननीय बिंदु सुधार अधिनियम जो मुख्य अधिनियम आए, जो नियम आए थे उस पर अपन चर्चा कर रहे थे। तो पहले विधान परिषद में सदस्यों की बात हुई, दूसरी बजट की बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं तो क्या मुसलमानों के लिए क्या किया गया है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। और जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हुई, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बात हुई उस पर अपन चर्चा करते हैं। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में किसी भारतीय को स्थान दिया गया। अब ये कौन थे? देखो एसपी सिन्हा। किसको दिया गया? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की बात कर रहे हैं। इनको क्या किया गया? पहली बार भारतीयों को किसी परिषद के अंदर क्या किया गया? कमेटी बनाई गई, उसके अंदर क्या दिया गया है? स्थान दिया गया। और जो ये कमेटी बनाई गई वो किसकी थी कमेटी? ये देखिए आप, ये जो बनाई गई जो एसपी सिन्हा को जिसमें विधान परिषद के अंदर शामिल किया गया वो थी कानून सदस्य के रूप में। कैसे? कानून सदस्य के रूप में, ठीक है ना। एसपी सिन्हा को जब इस विधान परिषद के अंदर, केंद्रीय विधान परिषद के अंदर शामिल किया गया तो कैसे, किस रूप में किया गया? कानून सदस्य के रूप में, ठीक है साथियों। भारत का पहला कोई व्यक्ति है जिसको केंद्रीय विधान परिषद के अंदर क्या दिया गया है? स्थान दिया गया। और कौन से परिषद के अंदर दिया गया है? कानून सदस्य के रूप में। उसको जो स्थान दिया गया है किसके रूप में दिया गया है? आपको कानून सदस्य के रूप में दिया गया है, ठीक है साथियों। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, देखिए इस प्रकार जो मुख्य रूप से
मार्ले-मेल्बोर्न सुधार अधिनियम था, इसमें मुख्य मुख्य जो बातें हुई थी ये हुई थी, ठीक है ना साथियों। इसके बाद भारतीयों अलग अलग जैसे जैसे समय बीतता गया तो भारतीय संविधान की भी मांग बढ़ती गई और इसके साथ साथ में क्या हुआ, आजादी की भी लड़ाई के बाद लोगों में जागृति भी आ रही थी तो अपने अधिकारों की भी मांग करने लगे। तो देखिए इसके बाद भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार हो गई है, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, न कि हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की जब क्लास होगी वहां पे चर्चा हो जाएगी। अब देखिए अब एक समय क्या होता है, यहाँ पे समय ऐसा आता है कि 1911 में क्या होता है साथियों, देखो 1911 के अंदर ब्रिटिश सम्राट भारत आते हैं, यानी कि भारत की यात्रा पर, भारत की यात्रा। अब इसके अंदर क्या होता है ये देखिए अपन 1911 के अंदर क्या होता है, ब्रिटिश सम्राट है वो भारत यात्रा पर आता है अपनी महारानी के साथ। अब देखिए जो ब्रिटिश सम्राट आता है वो कौन था, सम्राट था या किंग कह सकते हैं अपन, सम्राट बात करते हैं, सम्राट था जॉर्ज पंचम। कौन था साथियों, जॉर्ज पंचम। यहाँ पे सम्राट था जॉर्ज पंचम। वो इसकी महारानी कौन थी भाई, इसकी महारानी थी क्वीन मेरी, क्वीन मेरी, इसका नाम है क्वीन मेरी, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, भारत यात्रा पर आते हैं, ठीक है ना, भारत की यात्रा पर आते हैं। तो देखिए इस सम्राट यानी कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की जब भारत यात्रा होती है तो क्या करेंगे, पहली बार वो सम्राट भारत आ रहा है तो उनका स्वागत भी करेंगे। तो इनके स्वागत के लिए बंबई में एक इमारत का निर्माण किया गया, बंबई में इमारत का निर्माण जिसे क्या बोला गया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। किसकी याद में, जैसे कि याद कह सकते हैं इसको कि जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत यात्रा पर आते हैं तो बंबई के अंदर एक बिल्डिंग यानी कि इमारत की बात करते हैं, इमारत का निर्माण किया जाता है जिसका नाम क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे इसे बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं इसको, ठीक है साथियों। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया बंबई के अंदर है, लेकिन इंडिया गेट की बात करते हैं तो वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। ये क्या है, दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया वो किस लिए किया गया, महारानी और महाराजा के भारत आगमन होते हैं तो उनके स्वागत के लिए, ठीक है ना। लेकिन इंडिया गेट का जो निर्माण किया गया वो जो प्रथम विश्व युद्ध में जितने भारतीय शहीद हो गए ना, उनको शहीद हो गए ना, तो उनको श्रद्धांजलि के रूप में या समाधि के रूप में इंडिया गेट का क्या किया गया, निर्माण किया गया, जो कहाँ पे है, दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना साथियों। अब यहाँ पे किया गया। अब देखिए जॉर्ज पंचम जब भारत आते हैं तो ये क्या करते हैं, 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं, बंगाल विभाजन रद्द करते हैं। अब देखो साथियों बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 के अंदर, लेकिन बंगाल का जो विभाजन हुआ उसको रद्द किसने किया, जॉर्ज पंचम ने। कब किया, 1911 के अंदर। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली है भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में। पहले कौन सी थी, कोलकाता। यानी कि जॉर्ज पंचम के भारत यात्रा के समय दिल्ली भारत की क्या बनी, राजधानी बनी। कब बनी, 1911 के अंदर बनी। अब देखिए साथियों इसके अंदर ये बात है, 1911 में ही कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान गाया गया,
राष्ट्रगान गाया गया। अब देखो, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया? कोलकाता अधिवेशन के अंदर। कब? 1911 में। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है ना साथियों, ये वाला आपका क्या है इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे छोटी छोटी। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, 1911 में ही जब क्वीन मेरी और सम्राट भारत आते हैं, तो ये क्वीन मेरी उस समय राजस्थान यात्रा पर भी आती है। राजस्थान यात्रा में, यानी राजस्थान की भी यात्रा करती है, राजस्थान में ही आती है, अजमेर में। और अजमेर में कहाँ? पुष्कर के अंदर आती है साथियों। पुष्कर के अंदर आपको पता है सबसे पवित्र झील भी है राजस्थान की, दुनिया की है, भारत की तो है ही स्पेशली। तो यहाँ पे ये आती है। तो पुष्कर झील में आप देखोगे तो 52 घाट है साथियों, 52 घाट है। तो वहां पे एक जनाना घाट भी है। उस जनाना घाट का नाम बदलकर उस समय क्या रखा गया? क्वीन मेरी के नाम से रखा गया। क्वीन मेरी के नाम से रखा गया। तो 1911 की जो ये घटनाएं हैं साथियों, ये है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हाँ अब देखिए साथियों, इसके बाद में देखो एक अधिनियम आता है। छोटे छोटे घटनाएं घटती रहती है उस समय, क्योंकि भारत की आजादी के लिए संघर्ष चल रहा है, सारे चीजें हो रही है। और इसी दौरान क्या करते हैं, महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। तो भारत की आजादी की जो संघर्ष की है उसको भी मनोबल बढ़ता है, उनका सहयोग होता है। वहां पे अपना कौन? महात्मा गांधी है, जो भारतीय आजादी के लिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी पहली बार जब भारत में आते हैं तो पहला जो आंदोलन करते हैं वो चंपारण की बात करें, किसानों के लिए करते हैं। लेकिन अपने यहाँ बात करें भारतीय संविधान की बात करें, तो देखिए आगे बात करते हैं यहाँ पे अपन 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की बात कर रहे हैं। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की बात करते हैं, या सीधे सीधे इसको बात कह सकते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, भारत के वाइस सचिव वायसराय शिमला में इनकी मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में यह बात होती है कि भारत को उत्तरदायी शासन की जो मांग है वो उनको दी जाएगी। यानी इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का उपयोग किया गया या प्रयुक्त किया गया। आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग पहली बार कौन से अधिनियम में किया गया, तो कौन सा? 1919 का भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से देखिए क्या हुआ, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना। ठीक है साथियों, कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, और ये हम आपकी जो मांग है वो आपको देंगे पहली बार। अब ध्यान से, उत्तरदायी शासन शब्द है ना, उत्तरदायी शासन ये शब्द है, इसका पहली बार प्रयुक्त कहां किया गया, कौन से अधिनियम? 1919 का भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं। दूसरी इसमें बात की गई कि भारत सचिव व वायसराय को वेतन व भत्ते भारत के संचित कोष से न दे के, कहां से? ब्रिटिश से देंगे। यहां पे क्या किया गया, देखिए कि भारत सचिव और जो वायसराय थे, ठीक है ना, उनका जो वेतन मिल रहा था अब तक, वो वेतन कहां से मिल रहा था? भारत के राजस्व से मिल रहा था। ठीक है ना। अब यहाँ इस अधिनियम में यह लाया गया कि भारत सचिव और वायसराय का जो वेतन, जितना भी वेतन और भत्ता रहेगा, वो भारत के राजस्व से ना दिया जाएगा, और कहां से दिया जाएगा? ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा, ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है ना साथियों। दूसरा अधिनियम इसके अंदर ये पारित किया गया। ठीक है ना। भारतीयों को ये चीजें कि यहाँ पे भारत सचिव देखिए कहां से आ रहा था? ब्रिटिश संसद से आ रहा, वो संसद का काम कर रहा था, लेकिन तनख्वाह कहां से ले रहा था? वो वेतन कहां से ले रहा था? भारत से ले रहा था। काम किसका कर रहा था? संसद का। तो इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे कि इनको जो वेतन भत्ते रहेंगे वो भारत के राजस्व से न देके कहां से दिया जाएगा? ब्रिटिश संसद से राजस्व से दिया जाएगा।
अब देखिए इसके बाद में देखिए भारत सचिव को हाई कमिश्नर की सहायता के लिए रखा गया। इसको समझो, 1919 का भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश में एक हाई कमीशन समिति या हाई कमीशन रखा गया 5 साल के लिए, और उस हाई कमीशन की सहायता के लिए किसको नियुक्त किया गया? भारत सचिव को। अब आपसे ये हाई कमीशन की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई, और इसका कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। और ये इसकी सहायता के लिए कौन होगा? इसकी सहायता के लिए होगा भारत सचिव। आपको पता है भारत सचिव के लिए 15 सदस्य समिति भी थी, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो 7 अदर थे जो क्या करेंगे? महारानी उनकी नियुक्तियां करेगी। तो ये कोई भारत सचिव है जो किसकी सहायता करेगा? हाई कमीशन की, जो कहाँ पे होगा? ब्रिटिश में होगा, ब्रिटेन में होगा, ठीक है ना। और ब्रिटेन में होगा, और इसका कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा, ये होगा। और आगे की बात करते हैं। देखिए साथियों, इसमें धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट है वो अपन देख रहे हैं, जो बिल्कुल जो काम अभी तक एग्जाम में नहीं है उनको देखने की जरूरत भी नहीं है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो अपन देख रहे हैं। आगे की बात करते हैं यहाँ पे। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होंगे, यानी कि पहले इतने समय तक जो था आपको पता 1919 की बात करते अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल था। अब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल होगा, और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ठीक है साथियों। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के। और अप्रत्यक्ष रूप की बात करता है तो किसके अंदर कह रहे हैं? वो 1909 की बात कर रहे थे अपन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ की बात कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे हैं, पहली बार भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं ताकि छोटे ले लीजिए। देखिए इसके बाद में देखिए, जैसे कि 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम में मुसलमानों को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का क्या किया गया? प्रावधान रखा गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या पंजाब में रहने वाले, देखिए आराम से देखिए, पंजाब में रहने वाले सिखों व मद्रास में गैर ब्राह्मणों को, किसको? पंजाब में रहने वाले सिख और मद्रास में, यानी कि अभी चेन्नई हो गई, वो गैर ब्राह्मणों को गए। देखिए इसके साथ में वो है, देखिए कौन है? एंग्लो इंडियन को, ठीक है ना। इन सब के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र रखा गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र रखा। देखिए 1909 के अंदर तो क्या कर दिया? मुसलमानों के लिए अलग कर दिया। फिर 1919 में क्या कर दिया कि पंजाब में जो सिख है उनके निर्वाचन क्षेत्र उनका भी क्या कर दिया गया? एक आरक्षण दे दिया गया, उनको भी ऐसे कह सकते हैं। और मद्रास के अंदर जो गैर मुसलमानों के अलावा तो दूसरी जातियां कहीं से गैर ब्राह्मणों के अलावा, गैर ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? जो ब्राह्मण नहीं है उनको, और एंग्लो इंडियन जो है ना उनके लिए क्या कर दिया गया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई इसके अंदर, ठीक है ना साथियों। अब इसके देखिए यहाँ पे क्या हुआ? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का निर्माण। अब क्या कर दिया यहाँ पे? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी कहाँ पे की? कौन सा अधिनियम के तहत किया गया? 1900। जैसे कि अपने की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं केंद्र, यानी ये बात करें केंद्रीय, ये जो सेंटर में होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी बात करते हैं राजस्थान की बात करते हैं तो कौन सा? आरपीएससी की बात करते हैं राजस्थान के अंदर। यहाँ पे इसी प्रकार एक केंद्र के अंदर क्या होगा? लोक आयोग होगा जो पूरे भारत के अंदर काम करेगा। उसकी क्या की गई? यहाँ पे स्थापना
की गई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, केंद्र में द्विसदन व्यवस्था की गई। केंद्र में क्या की गई? द्विसदन यानी दो सदनों की व्यवस्था की गई। अभी भारत में भी अभी वर्तमान में द्विसदन यानी दो सदनों की व्यवस्था है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। 1919 के अधिनियम से पहले एक ही सदन था, ठीक है ना, केंद्रीय विधान परिषद। लेकिन अब क्या यहाँ पे क्या कर दिया गया? दो विधान परिषदों की व्यवस्था कर दी गई। जैसे केंद्र में द्विसदन की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं तो देखो, एक तो बोला गया राज्य परिषद की बात करते हैं। अब देखो राज्य परिषद की बात करते हैं और राज्य परिषद के अंदर यह होगा उच्च सदन। जैसे अपना राज्यसभा है ना भी, उसी तरह पहला कौन सा जिसको विघटन नहीं किया जा सकता, उच्च सदन की बात करते हैं। और इस उच्च सदन के अंदर जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे? 60 सदस्य होंगे। इनमें से 34 और 26 सदस्यों को रखा गया, 34 और 26। इस 34 को तो क्या किया गया? देखो ये जो 34 होंगे ये निर्वाचित होंगे, और ये 26 क्या होंगे? मनोनीत होंगे। ये क्या होंगे? मनोनीत होंगे। जैसे राजस्थान अभी भी राज्यसभा और लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति मनोनीत करते ही है, लोकसभा में 2 सदस्यों को करते हैं और राज्यसभा में 12 को करते हैं। इसी प्रकार भारत में पहली बार केंद्र के अंदर द्विसदन यानी दो सदनों की व्यवस्था की गई। पहला था राज्य परिषद जिसको उच्च सदन बोला गया और इसमें 60 सदस्य थे, जिसमें से 34 सदस्यों का तो क्या होगा? निर्वाचन होगा और बाकी 26 सदस्यों को क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। उसके बाद में एक आता है विधान परिषद। क्या आता है? विधान परिषद की बात करते हैं। इस विधान परिषद की बात करते हैं तो देखो इसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 145 सदस्य। कितने होते हैं साथियों? 145 सदस्य होते हैं। इस 145 सदस्यों में से 104 सदस्य और 41 सदस्य रखे गए, जो यही क्या होंगे? ये तो होंगे निर्वाचित होंगे। यहाँ पे ये सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। यहाँ पे विधान परिषद की बात करते हैं। और 41 क्या होंगे? ये 41 होंगे आपके मनोनीत। क्या होंगे? मनोनीत होंगे। तो ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर इसमें 1919 का भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ? पंजाब में रहने वाले सिखों व मद्रास में गैर ब्राह्मणों के अलावा एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की क्या की गई? व्यवस्था की गई। इसके बाद में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का यहाँ पे क्या किया गया? गठन किया गया। और तीसरी जो बात आ गई इसमें बात करते हैं केंद्र में द्विसदनात्मक यानी दो सदनों की व्यवस्था की गई। पहला जो सदन था वो था राज्य परिषद जिसको बोला जाता है उच्च सदन, और इसके अंदर 60 सदस्य थे। 60 सदस्यों में से 34 सदस्यों को तो क्या किया जाता? निर्वाचित किया जाता और 26 को क्या? मनोनीत किया जाता। इसी प्रकार दूसरा जो सदन था वो क्या कौन सा था? विधान परिषद था, जिसमें 145 सदस्य थे, जिसमें से 104 सदस्यों को निर्वाचित किया जा रहा था और 41 सदस्यों को क्या किया जा रहा था? मनोनीत किया जा रहा था। अब आगे एक दो और इसके अधिनियम आए हैं, कुछ नियम आए हैं, उनको देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। हाँ देखिए साथियों, अब भारत में जो काम हो रहे थे वो किस किस को क्या क्या दिया गया उसकी बात अपन करते हैं। भारत में बजट पेश विधानसभा करेगी। यानी इस अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत जो भारत में बजट पेश हो रहा था, 1861 में पहली बार जेम्स विल्सन ने क्या किया था? भारत का बजट पेश किया था। उसी प्रकार वो बजट पेश हो रहा था ना। अब यहाँ पे द्विसदन हो गए, केंद्र में द्विसदन हो गए, तो भारत में जो बजट पेश किया जाएगा वो कहाँ पे? विधानसभा के अंदर किए जाएंगे, जिसमें 145 सदस्य होंगे ना, वो क्या करेंगे? बजट पेश करेंगे। दूसरा बात ये रखा गया है प्रांतीय बजट से केंद्रीय बजट को अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को अलग किया। यानी कि अब जो बजट है ना, केंद्र का अलग से होगा और राज्य का अलग से होगा। अभी वर्तमान में यही होगा कि भारत का बजट अलग से पेश होता है, और जो भारत का बजट पेश होता है वो दिल्ली में होता है, और राज्य की बात करते हैं राज्य के विधानसभा के अंदर होता है। जैसे राजस्थान का कहाँ पे होगा? जयपुर के अंदर होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया? प्रांतों का बजट
और केंद्रीय बजट को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। कौन से अधिनियम की तहत, 1919 का भारत शासन अधिनियम की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताने जा रहे हैं, भारत में द्वेष शासन लागू किया गया था। भारत में द्वेष शासन लागू, देखो भारत में द्वेष शासन दोबारा लग रहा है। पहला जो लगा था 1784 के अंदर फिर से इंडिया एक्ट आया था, उसमें क्या किया गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, शासन भी कर रही थी और व्यापार भी कर रही थी। लेकिन वहां से क्या करता है, ब्रिटिश संसद से 6 सदस्य भारत आते हैं जो भारत के राजस्व और सैन्य को क्या करते हैं, अपने अधिकार में करते हैं, अंडर में करते हैं। इस प्रकार उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद के सदस्य मिलकर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो वहां पे दो लोग मिलकर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए अलग चीज है द्वेष शासन ही, लेकिन क्या है जो ये 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया जाता है। द्वेष शासन जो समाप्त, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, द्वेष शासन समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम में, लेकिन समाप्त हुआ था 1937 के अंदर, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो भारत में द्वेष शासन लागू किया गया। द्वेष शासन कैसे, प्रांतों में, ठीक है ना, प्रांतों में क्या किया गया, द्वेष शासन लागू किया। केंद्र में नहीं किया गया, प्रांतों में किया गया था। और प्रांतों में जो लागू किया गया, तो प्रारंभ की बात करते हैं तो कितने प्रांतों में, 8 प्रांतों में। कितने प्रांतों में, 8 प्रांतों में। जो भारत में द्वेष शासन लागू हुआ वो कहां पे हुआ, प्रांतों में हुआ द्वेष शासन लागू। और कितने प्रांतों में हुआ प्रारंभ में, 8 की बात करते हैं। कितने में, 8 की बात करते हैं। और जो हुआ 21 अप्रैल 1921 को, 21 अप्रैल 1921 की बात कर रहे हैं, ठीक है साथियों। ये कब, प्रांतों के अंदर। लेकिन देखो भारत में द्वेष शासन का लागू हुआ, लेकिन केंद्र में नामांकन कहां पे हुआ था, प्रांतों में हुआ था। और प्रांतों में प्रारंभ में कितने में हुआ था, 21 अप्रैल 1921 को कितने प्रांतों में हुआ था, 8 प्रांतों में लागू हुआ था। ये वाली बात अपने इंपोर्टेंट है। जो देखिए ये जो समाप्त होता है द्वेष शासन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो ध्यान रहेगा, द्वेष शासन समाप्त 1935 के अधिनियम में। लेकिन हुआ कब है, 1937 में। द्वेष शासन समाप्त हुआ 1937 में, ठीक है साथियों। इतना कुछ करने के बाद भी 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है ये भी असफल हो जाता है। अब इसकी इंपोर्टेंट बात, कारण क्या होता है, अब देखिए प्रांतों में तो उत्तरदायी शासन था, प्रांतों में तो उत्तरदायी शासन था, परंतु केंद्र में अनउत्तरदायी शासन था। यानी कि जो ब्रिटिश संसद या जो लोग कह रहे थे कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, प्रांतों में तो उत्तरदायी शासन दे दिया, लेकिन केंद्र के अंदर जहां पावर है पूरा, उसको क्या किया गया, वहां पे उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं की गई। वहां पे केवल ब्रिटिश संसदीय या महारानी या महाराजा था ना, उसी के अंदर में रखा गया। तो साथियों इंपोर्टेंट जो रूल निकल के आए थे 1919 का भारत शासन अधिनियम में, ये मुख्य रूप से अपने एग्जाम की दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे की क्लास में अपन वापस चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की, यहाँ से कि भारतीय महात्मा गांधी आते हैं, भारतीय संविधान की मांग करते हैं। उसके बाद में 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्लूप्रिंट की बात होती है। धीरे धीरे इसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो साथियों ये आप आराम से पढ़िए, इसको अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितने आपके मिलने वाले दोस्त हैं उनसे इस चैनल से जोड़िए, ताकि आपकी क्लासें कंटिन्यू लगाई जा सकती है। अभी लॉकडाउन में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट हो, तो जब तक आपकी क्लासें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना प्रोवाइड करा सकते हैं वो करवा रहे हैं। तो जितना लोगों को आप अधिक से अधिक जोड़ोगे, ताकि हमें भी अधिक से अधिक आपको और मैटर, अच्छे से अच्छा मैटर आपको देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों।